सभी को हमारे ऑफिशियल यूट्यूब नारायणी पुलिस एकेडमी में स्वागत है। और जैसा कि सभी को पता है, हमारा MCQ सीरीज़ हम लोग कंटिन्यूड कर रहे हैं क्योंकि नियर अबाउट कई सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। उसके लिए हमें अपने आप को बूस्ट करना है। सारे टॉपिक मैंने डिलीवर करवा रखा है जैसा सभी को पता है। सारे बच्चे एनर्जेटिक हैं और बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के आंसर देना है। जो भी डाउट वगैरह प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, मैं आपसे बोला भी हूँ, बार बार मैं कहता हूँ कि आप अपने डाउट्स वगैरह आप हमारे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। वहाँ से मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा वहाँ से भी। बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। जिस बच्चे को जिस टॉपिक से भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स निकल के आ रहे हों, वो नॉर्मली वो वहाँ पे मेंशन कर सकता है। मैं वहाँ से भी उसके डाउट्स वगैरह सारे क्लियर कर दूंगा। ठीक है। बिल्कुल एनर्जेटिक वे में और कंसंट्रेट होकर के सारे बच्चे आंसर देंगे। कोई बच्चा गूगलिंग नहीं करेगा। हालांकि मुझे पता है आप सभी गूगलिंग नहीं करते हैं, बट अपने आप को इवेल्युएट करना है। मैं बार बार बोलता हूं दैट वेयर आर वी स्टैंड, कि हम कहां पे खड़े हैं। क्योंकि हमें स्टडी में, एक मैं बता दूं, चाहे मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं, ऑनलाइन क्लास लेता हूं, मैं बार बार इस चीज को हाईलाइट करते रहता हूं, बोलते रहता हूं कि इन स्टडी वी सी क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, कि हमें पढ़ाई में क्वालिटी देखनी है, क्वांटिटी नहीं देखनी है। क्योंकि मेरा मानना है कि क्वालिटी बेस्ड स्टडी करते हैं रिजल्ट होगा, क्वांटिटी बेस्ड पढ़ेंगे रिजल्ट नहीं होगा। और जो भी बच्चा आज के समय में क्वेश्चंस पे ज्यादा वर्क कर रहा है, वो समझ लो कि सिलेक्शन लेगा, कंफर्म है। इसलिए आपको टॉपिक वाइज अपने आप को ब्रशअप करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थिंकिंग जनरेट होती है कि जो हमारा जोन है वो क्लियर है कि हाँ भाई सर ने ये टॉपिक पढ़ाया है, सर ने ये वाला टॉपिक पढ़ाया है, तो उस बेस्ट हम क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं, किल कर पा रहे हैं कि नहीं। तो यदि ये थिंकिंग जनरेट करनी है आप सभी को, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस पे अब वर्क करना है कि आपको टॉपिक वाइज जो आपका जोन है वो सेफ है, क्लियर है कि हाँ भाई सर ने ग्लैंड्स पढ़ाया है, सर ने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा दिया, सर ने ब्रेन पढ़ा दिया, सर ने सेल पढ़ा दिया, सर ने एटम्स पढ़ा दिया, सर ने लाइट साउंड, तमाम टॉपिक सर ने डिलीवर किया है। क्या वो टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं, इन सब चीजों को हमें इवेल्युएट करना है और साथ में चलना है। और आप लोग भी पर्सनली मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप लोग घर पे भी स्मार्ट स्टडी करो और क्वेश्चंस पे ज्यादा वर्क करो। जहां भी आप सभी को डाउट्स निकल के आ रहे हैं, आप विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन सेंड योर डाउट्स, है ना, इन कमेंट बॉक्स ऑफ वीडियो। आई एम जस्ट क्लियर योर डाउट्स विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टेक टीम शेयर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी की स्क्रीन पे है। मुझे सभी से अब राइट आंसर का एक्सपेक्टेशन है। सारे बच्चे लास्ट में जो भी स्कोरिंग करेगा वो अपना एक बार स्कोर जरूर मेंशन करेगा कि हाँ सर हमने इतना ऑब्टेन किया है नंबर, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ भाई बच्चे अच्छा कर पा रहे हैं अपने आप को। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपने मार्क्स सेंड करना। और यहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फेरोमोन आर फाउंड इन। ये जो फेरोमोन है दैट्स अ केमिकल सब्सटेंस, ये किसके अंदर प्रेजेंट है, होता है। नॉर्मली फर्स्ट ऑप्शन है इंसेक्ट, सेकंड है स्नेक, थर्ड है बर्ड्स और डी है बैट्स। वी से कीड़े, सांप, पक्षी और चमगादड़। यहां पे ये फेरोमोन्स के बारे में आपको बतानी है। एक केमिकल सब्सटेंस है, ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, इस चीज को आपको हाईलाइट करनी है, बतानी है। दैट्स कैन आल्सो फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चंस। कई बार ये क्वेश्चंस फ्रेम किया गया है अलग अलग एग्जाम्स में। सारे बच्चे बिल्कुल एनर्जेटिक वे में राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए यहां पे। मैं आपको बता दूं कि फेरोमोन के बारे में हालांकि हमने क्लास में कई बार इस चीज को हाईलाइट भी किया है, बट मैं बार बार बोलता हूं कि जो भी चीज आप पढ़ो एक बार रिकैप जरूर करो। बार बार रिकैप करने से होता क्या है कि वो जो चीजें हैं वो माइंड पे ऐसे सेटअप हो जाता है कि फिर आप कभी भूलोगे नहीं। क्योंकि वी नो अबाउट फॉरगेटफुलनेस इज कॉमन इन एवरी पर्सन।
भुलक्कड़पन तो सबके अंदर है, हम पढ़ेंगे भूलेंगे, पढ़ेंगे भूलेंगे, बट हमें रिकॉल करना है, बार बार चीजों को रिकैप करना है, ताकि वो चीजें हमारे माइंड पे ऐसे सेटअप हो जाए कि कभी लाइफ में हम भूले ना। और मैं आपको बताया था कि ये जो फेरोमोन है ये एक अटैचमेंट हार्मोन है, एक अट्रैक्टेड हार्मोन है। जो भी इंसेक्ट होते हैं, वी से अबाउट, जो फीमेल इंसेक्ट होती है वो मेल इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है, अटैच करती है, किसके माध्यम से? फेरोमोन्स के माध्यम से। जैसा कि सभी को पता है, ये जो मेल मस्किटोज होते हैं नॉर्मली यदि फीमेल मस्किटो से अटैच होंगे सो थ्रू फेरोमोन्स। आप देखे होंगे जंगलों में जो मेल टाइगर है वो फीमेल टाइगर की पहचान कर लेता है उसके यूरिन सीवेज से भी, फेरोमोन्स के माध्यम से, कि हाँ भाई यहां पे फीमेल टाइगर आई हुई है। तो इस केमिकल सब्सटेंस के माध्यम से वो अट्रैक्ट होते हैं। और जैसा कि सबको पता है, एक चीज मैं आपको बताया भी था, याद होगा, कि ये जो फेरोमोन्स है एज अ, आज के समय में हम एज अ इसको बायोपेस्टिसाइड्स के तौर पे यूज कर रहे हैं। किसके तौर पे भाई? सो बायोपेस्टिसाइड्स। क्योंकि हम लोग जो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं जैसे डीडीटी वगैरह है ना, गैमेक्सिन वगैरह, तो ये जो डीडीटी वगैरह है ये आपको पता है बायो मैग्निफिकेशन, ट्रॉपिक लेवल बढ़ा, डीडीटी का लेवल बढ़ने से बर्ड्स इनसाइड कैल्शियम का लेवल डिस्टर्ब हुआ, कैल्शियम के जो लेवल डिस्टर्ब होने से बर्ड्स के अंदर उसके जो अंडे हैं वो प्री मैच्योर में ही टूटने लगे और बर्ड्स के पॉपुलेशन में कमी आ गई थी। यहां तक पता है, दैट्स वाई डीडीटी को बैन करना पड़ा। तो ये जो बायोपेस्टिसाइड्स है ये हमारे लिए यूजफुल है और ये कोई हार्मफुल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। एज लाइक वे से फेरोमोन्स का यूज किया जाता है, लगभग सारे फसल पे इसकी स्कैटरिंग, बम्बार्डिंग की जाती है फेरोमोन्स का, और जितने भी मेल इंसेक्ट होंगे वो अटैच हो जाएंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे? उनको ट्रैप कर लेंगे, उनको ट्रैप कर लेंगे। तो जब मेल मस्किटो, जब मेल इंसेक्ट रहेंगे ही नहीं तो सिंपल सी बात है रिप्रोडक्शन नहीं होगा और इनके पॉपुलेशन में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और इसके माध्यम से हम फसलों को क्या कर सकते हैं भाई? डैमेज होने से बचा सकते हैं। दैट्स वाई वी से फेरोमोन्स आर आल्सो यूज और एज अ बायोपेस्टिसाइड्स के भी तौर पे हम इसका यूज करते हैं। और आपको पता है जो चींटियां होती हैं वो एक रो में चलती हैं कहीं ना कहीं इसी फेरोमोन्स के माध्यम से। जो रेशम का कीड़ा होता है वो भी पहचान कर लेता है, किसके माध्यम से? फेरोमोन्स के माध्यम से। आप लोग देखे होंगे जो कुत्ते वगैरह होते हैं वो भी पहचान कर लेते हैं, अटैच होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं थ्रू फेरोमोन्स। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसका जो एरिया है वो 1.5 से 2 किलोमीटर एरिया तक ये क्या करता है भाई? कवर कर लेता है और वहां पे सारे इंसेक्ट को क्या करता है ये? तो डैमेज कर देता है। आई मीन जो इंसेक्ट होंगे वो किसी न किसी माध्यम से हम क्या करेंगे? उनको डैमेज करेंगे। तो ये फेरोमोन्स इंसेक्ट वाला। तो जिन बच्चों ने एक क्लिक किया है वो बिल्कुल राइट आंसर है, वो हमारा फेरोमोन्स ही होगा। इसके अलावा आपको पता है एक चीज मैं आपको और बताया था, ऑक्सीटोसिन के बारे में आप सबको पता होगा। ऑक्सीटोसिन जिसको हम पिटोसिन, बर्थ हार्मोन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं, ये भी हार्मोन मैंने बताया था कि जो मदर और चाइल्ड के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो एक लगाव होता है, मातृत्व की भावना जो बच्चे के अंदर जनरेट होती है, बच्चा मम्मा को देख के चुप हो जाता है और मम्मा का साइट जैसे बच्चे पे पड़ता है तो मिल्क इजेक्ट में भी ये हार्मोन हेल्पफुल होता है। तो कहीं ना कहीं एक मदर और चाइल्ड के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो किस हार्मोन की वजह से? तो ये आपका ऑक्सीटोसिन है, जिसको हम बर्थ हार्मोन, पिटोसिन, हालांकि जो सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन है उसको हम पिटोसिन के नाम पे नॉर्मली मार्केट वगैरह में सेल होता है टू इंड्यूस द लेबर ड्यूरिंग द डिलीवरी कंडीशन वी नो अबाउट। सो बिल्कुल राइट आंसर जिन बच्चों ने इंसेक्ट क्लिक किया वो बिल्कुल राइट आंसर है। और मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में फ्रेम किए गए हैं एज अ, ये टर्म मैंने क्या बताया? बायोपेस्टिसाइड्स। मैं बार बार बोलता हूं आज जो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो एक बार एक्सप्लेनेशन जरूर समझो। ये नहीं कि आंसर देख करके अपने आप को स्किप कर दिए कि नहीं भाई, तो फिर वो अपने आप को ब्रशअप जो करने वाली कंडीशन है वो नहीं जनरेट हो पाएगी।
आप ये सोचो कि ये क्वेश्चन से हम लगभग 10-12 क्वेश्चंस सॉल्व कर लें, किल कर लें। ये अपने अंदर एक थिंकिंग जनरेट करनी है और वो थिंकिंग मिलेगी भाई एक क्वेश्चन से हम कोरिलेट करें कि कैसे कैसे क्वेश्चंस और फ्रेम हो सकते हैं नियर अबाउट एग्जाम्स में। सो अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो टेक टीम शेयर द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द स्क्रीन, और बिल्कुल एनर्जेटिक वे में क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है और मुझे सभी से अगेन राइट आंसर का एक्सपेक्टेशन है। यहां पे एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं आप लोग के, आपके लिए इजी हो जाएगा। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये जो आयोडीन है ये हमें किससे प्राप्त होता है? फर्स्ट वी से लेमिनेरिया, सेकेंड वी से पॉलिसिफोनिया, सी वी से कारा और डी वी से स्पाइरोगाइरा। तो यहां पे नॉर्मली आपके 4 ऑप्शंस हैं कि आयोडीन हम किससे प्राप्त करते हैं। थोड़ा सा हिंदी में मिस्टेक हो गया है, आयोडीन से प्राप्त होता है ना, किससे प्राप्त होता है? वी नो अबाउट, हिंदी वाले समझ लिए होंगे जो हमारे हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे हैं। सो आयोडीन बतानी है यहां पे मुझे सभी से राइट आंसर का। कोई बच्चा गूगलिंग नहीं करेगा, मैं बार बार बोलता हूं कि गूगलिंग करके आंसर नहीं देना है, अपने आप को इवेलुएट करना है। और मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने सेकंड का एक क्लिक किया है लेमिनेरिया, बिल्कुल ही राइट आंसर है लेमिनेरिया। एक तरह की ये ब्राउन एल्गी है, भूरी शैवाल है। तो कभी कभी ध्यान देना पेपर में लेमिनेरिया न दे करके एल्गी का नाम भी पूछ देता है कि किस एल्गी से हम प्राप्त करते हैं। एल्गी आप लोग जानते हो जिसको हिंदी में हम लोग शैवाल बोलते हैं। तो ये जो लेमिनेरिया है ये एक तरह की ब्राउन एल्गी है और इसी लेमिनेरिया से हम क्या प्राप्त करते हैं भाई? आयोडीन प्राप्त करते हैं, ध्यान देना। तो इसी लेमिनेरिया से, तो यहां पे 2 एंगल से क्वेश्चन बनेंगे, या तो एल्गी का नाम मेंशन करेगा या ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है, ब्लू एल्गी है ना। एल्गी की टाइप्स भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ग्रीन एल्गी है। सो आपको ध्यान देना है कि ब्राउन एल्गी एंड दैट्स एल्गी नेम इज लेमिनेरिया, वी गेट आयोडीन। तो जिन बच्चों ने सेकंड का एक क्लिक किया है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो सी ऑप्शन है ना, यहां से भी कई बार क्वेश्चंस जनरेट हुए हैं। जैसा कि आप लोग सी ऑप्शंस में देख रहे होंगे, कारा है, ये भी एक एल्गी का नाम है। हालांकि इस कारा का यूज मैं आपको बता दूं एग्जाम ओरिएंटेड मलेरियल इरेडिकेशन, मलेरिया की जो बीमारी होती है उसको जड़ से खत्म करने के लिए मलेरियल इरेडिकेशन में हम लोग कारा का यूज करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं यदि आप कारा अपने साइड वाइज यदि आप ग्रो करते हैं तो ये कारा क्या करता है कि इट कैन आल्सो डिटेन द विश अबाउट ऑल द मस्किटोस लार्वा। मतलब ये मस्किटोस लार्वा को डिटेन कर लेता है, कहीं ना कहीं उनको जो ऑक्सीजन देने का काम होता है वो नहीं देता है। ये सारा ऑक्सीजन को ले लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है और जिससे मस्किटोस के लार्वा के पास ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है एंड दे आर अनेबल टू सर्वाइव, और वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जब लार्वा मर जाएगा तो कन्फर्म है मस्किटोस जनरेट नहीं होंगे और उनके पॉपुलेशन में कमी आएगी। सो दैट्स व्हाई मलेरियल इरेडिकेशन में इस एल्गी का बहुत बड़ा यूज है और आप सभी को पता है कौन है वो? कारा। तो कभी क्वेश्चन जनरेट कर दे कि वो कौन ऐसा शैवाल है, एल्गी है जो मलेरिया को उन्मूलन बोलते हैं ना, इरेडिकेशन, कोई बीमारी जड़ से खत्म करना होता है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इरेडिकेट, है ना। सो दैट्स व्हाई कारा का यूज करते हैं। सारा ऑक्सीजन ये ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके मस्किटोस के जो लार्वा हैं उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। दैट्स व्हाई वो लार्वा भाई खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट एल्गी है। और आपको तो पता है कई बार अलग अलग एग्जाम्स में एल्गी बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि जिस एल्गी पे फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी हुई थी, एक चीज मैं आपको बता दूं, जिस एल्गी पे प्रकाश संश्लेषण की डिस्कवरी हुई थी और उस एल्गी को स्पेस पर्सन जो होते हैं स्पेस में लेकर जाते हैं एज सेंस ऑफ फूड, भोजन के सेंस में वो लेकर जाते हैं।
कई बार अलग अलग एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन जनरेट हुआ है, और आई होप कि उस एल्गी का नाम भी आप सबको पता होगा, क्लोरेला। क्लोरेला, तो ये वो एल्गी है जिसको स्पेस पर्सन, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, स्पेस में एज अ सेंस ऑफ फूड लेकर जाते हैं, बिकॉज वी नो अबाउट दैट क्लोरेला वी गेट 70% प्रोटीन फ्रॉम दैट एल्गी, और इस एल्गी से हमें 70% प्रोटीन प्राप्त होता है। सो दैट्स कैन आल्सो फ्रेम्ड एज एग्जाम ओरिएंटेड एल्गी, आल्सो फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स। सो बिल्कुल इस चीज को ध्यान देना है कि ये क्लोरेला एल्गी कभी क्वेश्चन जनरेट कर दे कि अंतरिक्ष यात्री किस एल्गी को, किस शैवाल को भोजन के लिए अंतरिक्ष में लेकर जाते हैं, तो क्लोरेला। क्योंकि जो ह्यूमन का नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, विषय अबाउट यूरिया वगैरह, तो उसी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ही क्या करता है, टू हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है ये सॉरी फॉर दैट क्लोरेला एल्गी। सो दैट्स कैन आल्सो फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चंस। इस पे फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी हुई थी, और आप लोग तो जानते हो रेड सी, ये जो लाल सागर है ना, रेड सी का नाम रेड पढ़ा, वी नो अबाउट ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम नाम की एल्गी थी, जैसा कि आपको पता होगा। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, ये वो एल्गी थी जिसके वजह से जो लाल सागर है वहां का जो पूरा पानी हो रेडिश कलर दिखता है, और उसी के नाम पे लाल सागर नाम पड़ गया। सो बिल्कुल पॉइंट सबको क्लियर हो चुका है। आयोडीन से रिलेटेड लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो बी कंसंट्रेट ऑन क्वेश्चन नंबर 3। सो टेक टीम, शेयर द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द स्क्रीन। और क्वेश्चन नंबर 3 आप सबके स्क्रीन पे बिल्कुल कुछ ही सेकेंड में आने वाला है, और आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 आप सबके स्क्रीन पे आ चुका है। एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ध्यान देना। यहां पे क्वेश्चन ये है कि लिटमस द एसिड बेस इंडिकेटर इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये जो लिटमस है जिसको हम अम्ल क्षार का सूचक मानते हैं, इंडिकेटर मानते हैं, वो हमें किससे प्राप्त होता है। आप लोग बचपन से ही एसिड बेस को पहचानने के लिए कई बार यूज करते आए हो, और मैं आपको बता दूं कि एक बार नहीं कई बार ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में फ्रेम भी हुए हैं कि ये जो लिटमस पेपर है वो हमें किससे प्राप्त होता है। सो कोई बताना चाहेगा यहां पे? मुझे सभी से राइट आंसर का एक्सपेक्टेशन है। अगेन वी से सबसे राइट आंसर का एक्सपेक्टेशन भाई, लिटमस पेपर हम किससे प्राप्त करते हैं? ऑप्शंस ऑलरेडी 4 मेंशन कर चुका है आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ है। बैक्टीरियम, आई मीन बोले तो जीवाणु, है ना, और लिचेन, वी से लाइकेन लिचेन, एक्सेंट में हम लाइकेन लिचेन पढ़ते हैं, और वायरस है, और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने थर्ड का बी क्लिक किया है, लाइकेन क्लिक किया है, वो बिल्कुल राइट आंसर है। ये लाइकेन सिम्बायोसिस ऑफ एल्गी एंड फंगल कंपोनेंट, आप लोग जानते हो शैवाल और कवक का सहजीवन ही लाइकेन इज द सिम्बायोटिक ऑफ एल्गी एंड फंगल, विच अबाउट एल्गल एंड फंगल कंपोनेंट। तो एक टर्म आप लोग जानते हो सिम्बायोसिस, सहजीवन, मतलब साथ साथ जीना। ये जो सिम्बायोटिक टर्म है इसका मतलब होता ही है कि एक क्या करता है, उसको शेल्टर देता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है आउटर इन्वायरमेंट से, और दूसरा क्या करता है, उसके बदले में उसको फूड प्रोवाइड करता है। ये टर्म है सिम्बायोटिक। एज लाइक वी नो अबाउट एल्गी एंड फंगी, एल्गी वी से अबाउट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये अपना भोजन खुद बनाता है। जबकि फंगी ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल दे आर अनेबल टू सिंथेसाइज देयर फूड, ये भोजन नहीं बनाते हैं। तो ये फूड कहां से लेता है भाई? जो फंगल कंपोनेंट होते हैं ये फूड लेते हैं एल्गल से, शैवाल से, और क्या करता है फंगी, इसके बदले में उसको शेल्टर देता है, साथ में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है ताकि वो फूड बनाए। वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो फूड के फॉर्मेशन में हेल्प करे। सो फंगल का मेन काम होता है उसका प्रोटेक्शन करना, उसको शेल्टर देना।
एल्गी का मेन काम होता है क्या देना भाई, फंगी को फूड प्रोवाइड करना। तो दोनों का सिम्बायोटिक फॉर्म क्या बना, लाइकेन बना। जैसा कि आप लोग देखे होंगे गांव वगैरह में कई ऐसे नजारे मिलते होंगे, गांव में जानवर जैसे चर रहे होते हैं, कोई आके पक्षी बैठ जाती है, वो क्या करती है, कीट वगैरह खाती है। अब देखो पक्षी कीट खा रही है, जानवर क्या करे, उसको भोजन दे रहा है, पक्षी क्या करे उसके बदले भाई, तो पक्षी उसके बदले कीटों से उसकी रक्षा कर रही है। तो ये जो सहजीवन टर्म है, सिम्बायोटिक टर्म है, इसी सेंस में यूज होता है कि वन हु प्रोवाइड शेल्टर एंड प्रोटेक्शन एंड अदर हु प्रोवाइड अ फूड। तो दोनों का सिम्बायोसिस हुआ, दोनों साथ जी रहे, वही सिम्बायोटिक कहलाता है। और एल्गल और फंगल, शैवाल और कवक का जो we say about माइकोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट है ना, दैट्स वाई वी से लाइकेन। और इसी लाइकेन से हम लिटमस पेपर प्राप्त करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक बार ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में फ्रेम हुआ है कि विच इज द इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, कि वायु प्रदूषण का सूचक। ये कई बार क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में फ्रेम हुए हैं। एंड वी नो अबाउट लाइकेन इज द इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। सो एयर पॉल्यूशन का जो इंडिकेटर है, वायु प्रदूषण का जो सूचक है, वो लाइकेन है। और स्पेशली मैं आपको बता दूं, जिस एयर में सल्फर डाइऑक्साइड का यदि अमाउंट कंसंट्रेट लेवल में है, बिल्कुल कंसंट्रेटेड अमाउंट है, सांद्र मात्रा है SO2 का एयर में, सो ऐसे एयर के इनसाइड आप पहचान कैसे करोगे कि हाँ भाई इस एयर में बिल्कुल सल्फर डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा हो गया है। जैसा कि आपको पता है एसिड रेन, एसिड रेन के लिए दो गैस रिस्पॉन्सिबल है, SO2 और NO2। तो जिस एयर में सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाता है, ऐसे एयर में यदि आप लाइकेन प्लांट ग्रो करते हो तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ये ग्रो नहीं कर पाएंगे। और इनका ग्रो न कर पाना ये इंडिकेट कर देगा कि इस फील्ड में जो है वायु प्रदूषण है, मतलब जो है SO2 का मात्रा ज्यादा हो चुका है। सो ये बिल्कुल आप माइंड मेकअप कर लेना कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में फ्रेम हो सकता है। बिकॉज वी नो अबाउट, आज के समय में पॉल्यूशन इज अ बर्निंग इश्यूज, प्रदूषण एक ज्वलंत मुद्दा है। और ऐसे क्वेश्चंस जो नॉर्मली बर्निंग इश्यूज होते हैं, हमेशा एग्जामिनर को माइंड रहता है ये कि भाई यहां से क्वेश्चन फ्रेम करना है, बच्चा अपने आप को अपडेट किया है या नहीं, इस चीज पे हाईलाइट जरूर वो एग्जामिनर को माइंड रहता है भाई। सो दैट्स वाई मैं बार बार बोलता हूं कि कभी भी आप स्टडी करो तो वी कैन जस्ट इवेलुएट द माइंड ऑफ एग्जामिनर। आपको एग्जामिनर के माइंड को इवेलुएट करना है कि वो कहां से क्वेश्चंस फ्रेम कर सकता है। सो मैं आपको बता दूं कि आपको पॉल्यूशन बेस्ड स्टडी करना है, सेल्फ पे भी कई सारे क्वेश्चंस आपको प्रदूषण से प्राप्त करनी है। जैसे कोविड-19 पे मैंने कई सारे सेशन कराए हैं और आई होप कि कोविड-19 वाले क्वेश्चंस आप लोग बिल्कुल हैंडल कर लोगे यदि क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वहां से, तो क्योंकि वो भी तो बर्निंग इश्यूज है, वी नो अबाउट। सो यहां पे लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का सूचक है, स्पेशली जिस एयर में SO2 का लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा। और ऐसे एयर में ये ग्रो नहीं हो पाएंगे। जब भी साइंटिस्ट को ये पता लगाना होता है कि इस एयर में SO2 का लेवल है या नहीं है, तो वो करते क्या है भाई, वो उस अपने लॉन में लाइकेन प्लांट ग्रो करते हैं। यदि ग्रो नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं SO2 का लेवल ज्यादा है। क्यों? क्योंकि प्रदूषित हवा में, वायु में लाइकेन जो है ये ग्रो नहीं कर पाते हैं। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो यहां पे हमारा बी राइट आंसर है सेकेंड का, सॉरी फॉर दैट थर्ड का। अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी की स्क्रीन पे, जैसा कि सारे बच्चे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आप सबकी स्क्रीन पे है। मुझे सबसे चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सारे बच्चे बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाएंगे। एक बार मैं आप सभी के और इजी के लिए एक बार क्वेश्चंस में रीड कर रहा हूं, यहां पे ध्यान देना। क्वेश्चन 4 है, वी ऑब्टेन चिलगोजा फ्रॉम द सीड ऑफ स्पेसीज, है ना। बाय मिस्टेक वहां पे डी हो चुका है, बट डजंट मैटर, ऑफ है। हम जो चिलगोजा जो है वो किस प्रजाति के बीज से हम प्राप्त करते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है पाइन, जिसको हम चीड़ बोलते हैं। बोटेनिकल नेम आप लोग जानते हो, जो वनस्पतिक नाम है
चिड़का पाइनस रॉक्स बरगहाई, और डी हमारा पॉम है, बी हमारा पॉम है, सी हमारा साइकस है और डी हमारा देवदार है ना। तो 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है। तो मुझे सभी से यहाँ पे राइट आंसर का एक्सपेक्टेशन रहेगा। अगेन वी से अबाउट, सो सारे बच्चे बिल्कुल आंसर यहाँ पे देंगे भाई। तो मैं देख पा रहा हूं कि जिन बच्चों ने 4 का ए क्लिक किया है, बोले तो हमारा जो पाइन है, जिन बच्चों ने पाइन क्लिक किया वो बिल्कुल ही राइट आंसर है। ये चिलगोजा जिसे हम जम्मू कश्मीर का मेवा भी बोलते हैं, ध्यान देना। इसी चिलगोजा को हम लोग जम्मू कश्मीर का मेवा बोलते हैं। और कई बार ये क्वेश्चंस पूछा भी गया है कि ये जो चिलगोजा है, चिलगोजा का हम कौन सा भाग खाते हैं। ये कई बार क्वेश्चंस जनरेट हुआ एग्जाम्स में। सो ध्यान देना, ये जो चिलगोजा है, इसका जो सीड वाला पार्ट है, जो बीज वाला भाग है, वो खाया जाता है, ध्यान देना। तो चिलगोजा का हम बीज वाला पार्ट खाते हैं। सो अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो टेक टीम शेयर द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन द स्क्रीन। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन पे है। एक बार मैं क्वेश्चंस रीड कर रहा हूं। और एक चीज मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग सारे एग्जाम्स में हर बार आते रहता है ये क्वेश्चन। द येलो कलर ऑफ ह्यूमन यूरिन इज ड्यू टू अ पिगमेंट कॉल्ड। ये जो मानव मूत्र का जो पीला रंग होता है, वो किस वर्ण के वजह से होता है। क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है साइटोक्रोम, सेकंड है बी हमारा यूरोक्रोम, सी हमारा है हीमोक्रोम और डी हमारा है फिनोलिक्रोम। तो यहां पे मुझे सभी से अगेन राइट आंसर का एक्सपेक्टेशन है। कोई बच्चा, मैं बार बार बोलता हूं, गूगलिंग नहीं करना है, अपने स्तर से अपने आप को इवेल्युएट करना है कि उसके अकॉर्डिंग सारे बच्चे जो है वो क्वेश्चंस देंगे यहां पे। सो अगेन वी से कि इनमें से राइट आंसर क्या होगा, इनमें से राइट आंसर जो है क्या होगा। और मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने 5 का, हालांकि आपको पता है, एक चीज मैं आपको बता दूं कि द कलर ऑफ यूरिन कैन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ फूड। ये फूड के नेचर पे भी डिपेंड करता है जो यूरिन का कलर होता है। और नॉर्मली मेडिसिन वगैरह भी यदि हम लेते हैं किसी प्रॉब्लम्स में, तो उसके वजह से भी यूरिन के कलर में फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है, चेंजेस देखने को मिलती है। सो मैं आपको बता दूं कि जो यूरिन का कलर येलो होता है ड्यू टू यूरोक्रोम, किसके वजह से? सो यूरोक्रोम के वजह से। So we say about the color of human urine is yellowish due to urochrome। तो यूरोक्रोम के वजह से जो यूरिन का कलर होता है वो येलो होता है। और क्वेश्चन यदि आपसे एग्जाम्स में ये फ्रेम हो जाए कि यूरोक्रोम बनते कैसे हैं, है ना, हाउ द फॉर्म यूरोक्रोम इन आवर बॉडी। सो मैं आपको बता दूं कि ये जो यूरोक्रोम होते हैं ये बनते हैं ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन के ब्रेक डाउन से, डिकम्पोजिशन से, आई मीन उसके टूटने से क्या बनते हैं? यूरोक्रोम बनते हैं, जिसके वजह से जो यूरिन का कलर होता है वो क्या होता है? येलो कलर का होता है। सो राइट आंसर हमारा जाएंगे यदि हम, तो हम जाएंगे यूरोक्रोम पे। सबको पता है, कई बार ये भी क्वेश्चंस पूछता है कि एक नॉर्मल एवरेज क्या है यूरिन का। सो आपको पता है 1.5 लीटर्स, है ना, ये एक नॉर्मल रेंज है। बट वी नो अबाउट द सिक्रीशन ऑफ यूरिन, वी से अबाउट एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, दैट्स कैन आल्सो डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांस पे भी डिपेंड करता है। जैसे यूरिन फ्लक्चुएशन, आप मेंटली रिटार्ड हैं, आपके अंदर टायर्डनेस, एग्जॉस्टनेस है, या आप जो है फूड के नेचर में भी डिपेंड करता है यूरिन का फ्लक्चुएशन। तो नॉर्मली यदि ऐसे ऑप्शंस में आएगा तो आप 1.5 लीटर्स जाओगे। बट यदि कलर की बात करेगा तो आप क्या बताओगे? यूरोक्रोम। सो बिल्कुल जिन बच्चों ने यूरोक्रोम क्लिक किया बिल्कुल राइट आंसर है। सो अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो टेक टीम शेयर द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन द स्क्रीन। और क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पे है। एक बार मैं ये क्वेश्चंस रीड कर रहा हूं, सारे ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, ये ध्यान देना। सो एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं यहां पे। विच ऑफ द फॉलोइंग
एलिमेंट्स प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल में ध्यान देना कौन सा तत्व मौजूद है। कई बार ये क्वेश्चंस पूछता भी है कि विच एलिमेंट्स आर हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व जरूरी है। यहां पे चार ऑप्शंस ऑलरेडी है। फर्स्ट आयरन है, सेकंड कॉपर है, मैग्नीशियम है और मैग्नीज है। तो यहां पे आपके चार ऑप्शंस हैं। आयरन आपको पता है सिंबल Fe होता है, कॉपर का पता है Cu होता है, और मैग्नीशियम का कभी कभी ऑप्शंस भी दे देता है, कंफ्यूज मत होना, Mg है, और मैग्नीज का Mn होता है, सबको पता है यहां पे। और मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने मैग्नीशियम क्लिक किया वो बिल्कुल राइट आंसर है। मैग्नीशियम एलिमेंट्स आर आल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। सो मैग्नीशियम एक ऐसा तत्व है जो क्लोरोफिल के निर्माण में क्या होता है भाई, सहायक होता है। सो यहां पे हमारा सी राइट आंसर है, वो है मैग्नीशियम। और एक मैं बता दूं ये क्वेश्चंस कई बार अलग अलग एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, ये ध्यान देना। क्लोरोफिल बेस्ड और स्पेशली मैग्नीशियम बिल्कुल याद रहेगा सभी के माइंड पे। सो अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 7। सो टेक टीम शेयर द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन द स्क्रीन। और यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चन यहां पे EEG, जिसको हम इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफी बोलते हैं, इज डन टू रिकॉर्ड द वर्किंग ऑफ। और EEG का हम यूज किस सेंस में करते हैं, क्या हार्ट के फंक्शन जानने के लिए, लंग्स के फंक्शन को जानने के लिए, ब्रेन के फंक्शन को जानने के लिए, या किडनी के फंक्शन को जानने के लिए। EEG और पता होगा, मैं आपको कुछ टर्म लिखवाया था एग्जाम्स में, और यहां भी क्लास में मैंने आप सभी को बताया था ECG, EMG, EOG पता होगा सभी को, और EEG, ये सब कुछ टर्म्स मैंने आप सभी को बताया था, याद होगा। EEG आपके सामने है, EMG है, EOG है, और है ना ECG है। तो यहां पे हमारा राइट आंसर, जैसे जिन बच्चों ने EEG क्लिक किया है तो ध्यान देना, EEG हम किससे करते हैं भाई, सो ब्रेन से। सो ब्रेन के फंक्शन को जानने के लिए हम क्या कराते हैं, सो EEG कराते हैं। ECG पता है हार्ट के फंक्शन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और ये हमारा है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। EMG में हम लोग मसल्स के फंक्शन को जानते हैं, मसल्स के अंदर जो प्रॉब्लम होती है वो देखा जाता है। और EOG ऐसे ही माइंड मेकअप कर लो, ओ से ऑप्टिक्स, आई को फंक्शन को जानने के लिए, रेटिना वगैरह के, है ना, हम EOG कराते हैं। EMG M फॉर मसल्स, ये मसल्स से रिलेटेड है, ये हार्ट से है, ये आपके आई से है, और ये आपके ब्रेन से है। सो जिन बच्चों ने ब्रेन क्लिक किया वो बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 सभी के स्क्रीन पे, एक बार मैं अगेन क्वेश्चन रीड कर रहा हूं भाई, ध्यान देना। व्हेन डॉक्टर टेल्स अ पर्सन दैट ही या शी वी से अबाउट ही हैज बीन अफेक्टेड विद tetraplegia, that's a disease we say about tetraplegia, it means that he is suffering from paralysis of। so मान लो यदि किसी व्यक्ति को टेट्राप्लेडिया हो गया है, यदि वो टेट्राप्लेडिया से सफर्ड है, सो उसमें जो पैरालिसिस है तो उसमें क्या कौन से पार्ट डैमेज होने के चांसेस होते हैं। राइट हैंड ओनली, वी से अबाउट केवल दाहिना हाथ, लेफ्ट हैंड ओनली, या केवल बाएं हाथ, या वी से हिज बोथ लेग्स ओनली, केवल दोनों पैर, या बोथ हैंड्स एंड बोथ लेग्स, या दोनों हाथ और दोनों पैर, इसमें सफर्ड होता है पैरालिसिस। वी से अबाउट जो आपकी CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें कहीं ना कहीं डिसफंक्शनिंग आ जाती है, उसके अंदर सही से वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं, और दैट्स वाई ये चांसेस होता है टेट्राप्लेडिया का। तो यह बता दूं आपको कि जिन बच्चों ने डी क्लिक किया है, इसमें क्या होता है कि हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर वो दोनों ही काम करना बंद कर देते हैं। तो टेट्राप्लेडिया जो कि एक पैरालिसिस
चांसेस होते हैं इसमें। सो इसमें क्या होता है कि हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे, दोनों ही डैमेज होते हैं। तो जिन बच्चों ने 8 का डी क्लिक किया है वो बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल ही राइट आंसर है। बिल्कुल याद रखना, सिर्फ डिजीज का नाम याद रखना, टेट्राप्लेडिया, और ये याद रखना कि दोनों हाथ और दोनों पैर क्या होते हैं, वही काम करना बंद कर देते हैं। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के स्क्रीन पे है। एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं आप लोग के लिए, सिर्फ हेल्प मिल जाए, कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। एक बार मैं क्वेश्चंस रीड कर रहा हूं, यहां पे सारे बच्चे बिल्कुल एनर्जेटिक वे में आंसर देंगे और मैं देख पा रहा हूं भाई बच्चे आंसर दिए जा रहे हैं। और एक बार मैं अगेन कह रहा हूं कि आप क्या करोगे, अपने जितने भी स्कोर जो बच्चा कर रहा है, कितना मार्क्स आप लोग लाए हो, वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करेंगे ताकि मुझे भी लगे कि कौन कितना अभी अटेम्प्ट कर पा रहा है। और एक क्वेश्चन 9 है, द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। वो छोटा जीव बतानी है जो स्वतः ऑटोनोमस ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है, अपना विकास करता है और प्रजनन में वो सक्षम है। फर्स्ट है वायरस, सेकेंड है बैक्टीरिया, सी है माइकोप्लाज्मा और डी हमारा है बैक्टीरियोफेज। सो 4 ऑप्शंस हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 के। और मैं आपको बता दूं कि वो जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है जो कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए है, वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा मैं पूरा नाम यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं, गैलीसेप्टिकम, ये पूरा नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। अब तक का ये स्मॉलेस्ट सेल है, ध्यान देना, जो कि एक बैक्टीरिया है, एक तरह का जीवाणु ही है ये, लेकिन हम जाएंगे माइकोप्लाज्मा पे। स्मॉलेस्ट सेल है, लगभग 0.1 मिली माइक्रॉन इसकी साइज होती है माइकोप्लाज्मा की। वी आर अनेबल टू सी विथ नॉर्मल आई, नॉर्मल आई से हम इसको देख नहीं सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से, माइक्रोस्कोप से हम इसको देख सकते हैं। और आप सबको एक चीज मैं और बताया था, याद होगा यदि सेल वाला टॉपिक आप लोग पढ़े होंगे तो, कि स्टार्टिंग फेज में साइंटिस्ट को लगा कि ये जो माइकोप्लाज्मा है ये एक तरह का फफूंद है, ये एक तरह का स्लाइम मोल्ड है, फफूंद माने लोग। बट बाद में जब इस पे रिसर्च होने लगा, जब इसके फंक्शंस के बारे में स्टडी किए जाने लगा, तो सारे फंक्शंस लुक लाइक वी से अबाउट बिहेव लाइक बैक्टीरिया। सो दैट्स वाई माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम को जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म विज्ञान का जोकर भी कहा गया। किसको? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम को। यदि क्वेश्चंस ये भी जनरेट हो जाए कि सूक्ष्म विज्ञान का, माइक्रोबायोलॉजी का जोकर कौन है, सो माइकोप्लाज्मा की, भाई जोकर ही अपना रूप रंग से सब चेंज करता है। एज लाइक माइकोप्लाज्मा में भी जो चेंजेस आया है इस पे ड्यू टू फंक्शन वी से अबाउट, दैट्स वाई इसको जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला गया। और राइट हमारा माइकोप्लाज्मा ही है। बैक्टीरियोफेज तो आपको पता है ये एक वायरस है, नाम से पता चल रहा है बैक्टीरिया को फेस करता है, किल करता है, बैक्टीरियोफेज। और आप सबको पता होगा कि जो गंगा वाटर है वो जल्दी पोल्यूटेड नहीं होता है, प्रदूषित नहीं होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियोफेज, क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज वायरस होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है। जब तक बैक्टीरिया रहेगा नहीं, जनरेट नहीं होगा, तो भाई सिंपल सी बात है वो वाटर पॉल्यूट नहीं होगा। और जितने भी बैक्टीरिया होते हैं इसको क्या करता है, वो इनगल्फ कर लेता है, फाइगोसाइटिक कैपेसिटी है इस वायरस के अंदर जो किल कर देता है। इसलिए यदि आप नॉर्मल वाटर घर पे रखते हो, गंगा का जल घर पे रखते हो, तो नॉर्मल जो वाटर है वो आप 10-15 दिन बाद उसमें से स्मेलिंग आना शुरू हो जाएगा, बैक्टीरिया वगैरह जनरेट होने लगते हैं। लेकिन जो गंगा का जल होता है महीने 2 महीने रखते हैं, उसमें से थोड़ी सी भी पॉल्यूशन वगैरह स्मेलिंग नहीं होती है, कोई बैक्टीरिया नजर नहीं आता है। रीजन क्या है? बैक्टीरियोफेज वायरस ही है। ध्यान देना, जो आज के समय में इसमें कमी आ रही है, दैट्स वाई गंगा का जल हाईली क्या आ रहा है भाई, पॉल्यूटेड हो रहा है, स्मेलिंग कर रहा है। सो अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर लास्ट, और क्वेश्चन नंबर लास्ट बोले तो क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी की स्क्रीन पे है। एक बार मैं क्वेश्चन 10 रीड कर रहा हूं। So bull semen for the purpose of artificial insemination is stored in
ये जो कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं तो जो बैल का जो वीर्य होता है, जो सीमेन होता है, उसको हम कहाँ स्टोर करते हैं? फर्स्ट वी से आइस, बर्फ में, और लिक्विड ऑक्सीजन, तरल ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन, या वी से लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड। जो आर्टिफिशियल पर्पस में, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पर्पस के लिए जो हम उसका सीमेन को स्टोर करते हैं, इसके वीर्य को संग्रह करते हैं, सो कहाँ पे हम करते हैं ताकि प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो उसके सीमेन इनसाइड। सो यहाँ पे मुझे सभी से आंसर का वेट रहेगा। अगेन वी से कि 10 का राइट आंसर क्या है? आप सभी के कमेंट बॉक्स में मुझे हलचल नजर आना चाहिए। और यहां पे मैं आप सभी को बता दूं, जैसा कि सारे बच्चे आंसर दिए जा रहे हैं, जिन बच्चों ने सी क्लिक किया है, जिन बच्चों ने सी ऑप्शन क्लिक किया, वो बिल्कुल राइट आंसर है, और वो है हमारा लिक्विड नाइट्रोजन। तो तरल नाइट्रोजन में हम नॉर्मली इसका स्टोर करते हैं, इसके सीमेन को, है ना, ताकि बिल्कुल कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो और वो बिल्कुल सुटेबल हो इंसेमिनेशन प्रोसेस में। ताकि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई तो सिंपल सी बात है, इंसेमिनेशन प्रोसेस हो नहीं पाएगा, तो उसके लिए हम लिक्विड नाइट्रोजन में क्या करते हैं, इसको स्टोर करते हैं। सो बिल्कुल ये क्वेश्चंस आप सभी का कंप्लीट हो चुका है। 10 का हमारा सी राइट आंसर है। सो जिन बच्चों ने सेशन अटेंड किया है वो बिल्कुल अपने मार्क्स सेंड करेंगे कमेंट बॉक्स में, किसके कितने मार्क्स हैं, ताकि मुझे भी आइडिया लगे कि भाई अभी आप कहाँ पे हो और कितना स्कोरिंग अब आप कर पा रहे हो। क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग से ही हमारे सेशन लेते आ रहे हो, चाहे वो क्लास वाइज टॉपिक का सेशन हो, चाहे वो एमसीक्यू सीरीज का सेशन हो, आप लोग बिल्कुल सेशन छोड़ते नहीं हो। क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलता है क्वेश्चन का, कि एक्सप्लेनेशन में बार बार बोलता हूं, आप यदि समझोगे तो आगे भी आपके लिए इजी रहेगा। यदि एग्जामिनर क्वेश्चंस घुमाता भी है तो आप लोग इजी क्वेश्चंस को हैंडल कर लोगे, सिंपल सी बात है। सो यहां पे आप लोग जरूर अपने मार्क्स सेंड करोगे। और दूसरी बात, जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे वो नॉर्मली हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। मैं आपके सारे डाउट्स वहां भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और ऐसे ही अपने आप को बूस्ट करना है, ब्रशअप करना है। घर पे भी आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस पे वर्क करो, क्योंकि आप लोग बिल्कुल एक जोन सेफ करना है। मैं बार बार बोलता हूं जोन वाली बात, कि जोन सेफ करनी है, वो जोन तभी सेफ होगा जब आप लोग क्वेश्चंस पे वर्क करोगे। तो आपको आइडिया लगे कि हाँ भाई सर ने पढ़ाया है, सो हम कितने क्वेश्चंस निकाल पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस हम लोग कर पा रहे हैं, क्या एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे तो हम कर पाएंगे कि नहीं। सो ये थोड़ी सी फ्लो आपके अंदर मिलेगी देखने के, तो वो मिलेगी भाई जब आप क्वेश्चंस पे वर्क करोगे। सो मैक्सिमम घर पे स्पेंड करना है क्वेश्चन पे, ठीक है। और ऐसे ही स्टडी करते रहो आप लोग। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। ओके, बाय, टेक केयर।